बताओ S1O1 में कोई डाउट? नहीं है? हाँ, फिर तो ही नहीं पता ना। S1 का 7, the enthalpy change for the reaction 50 ml of ethylene, 50 ml of H2, 1.5 बार प्रेशर, डेल्टा एच दे रखा है। तो देखो, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। डेल्टा एनजीआरटी आता कहां से? डेल इंटू पीवी से। जनरल एक्सप्रेशन क्या होती है? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल पीवी। डेल पीवी को हम रिएक्शन के केस में क्या कैलकुलेट किए थे? डेल्टा एनजीआरटी। कैसे किया था? पीवी टू माइनस का पीवी वन। याद है? याद है ना? तो ये जो चीज है यहाँ पर हम 1.5 प्रेशर के अगेंस्ट काम करा रहे हैं, तो पहले ये वर्क निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा P इंटू डेल्टा वी। क्योंकि आपको याद हो, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो अंदर क्या जाएगा? डेल्टा वी। तो अब पहले इस गैस को लिखना पड़ेगा, रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। तो इथाइलिन से हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? रिएक्शन हो रही है बस इथाइलिन और H2 की। तो इससे क्या बनेगा भाई? इथाइलिन यही होता है ना। इससे क्या बनेगा? C2H6, है ना? हाइड्रोजनेशन हो रहा है। ये 50 ml है, ये 50 ml है, दोनों का स्टोइचियोमेट्री 1 1 है, तो ये 0 0 हो जाएगा। ये कितना बनेगा? 50। शुरू में हमारे पास कितना ml है गैसेस रिएक्टेंट्स का? 100। इधर कितना है? 50। तो डिफरेंस कितने का आया? 50 का। ये किस में आ रहा है? बार इंटू ml में, है ना? उसको लीटर में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड बाय 1000 कर लो, तो ये हो गया लीटर में। फिर बार इंटू लीटर क्या होता है? 100 से इंटू कर लो तो किसमें कन्वर्ट हो गया? जूल में। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी यहां से। तो कितना होता है ये? 75, 7.5 जूल। तो वर्क डन तो कितना हो गया? 75, 7.5 जूल हो रहा है। और हमसे ये पूछ रहा है डेल्टा यू, और डेल्टा इज दे रखा है 0.31, इसमें किलो जूल में। तो उसको भी किलो जूल में कर लो, तो काफी छोटी हो जाएगी वैल्यू, 0.075 किलो जूल। क्यों? यही होगी ना। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा था यहाँ पर डेल्टा यू, तो डेल्टा यू निकल जाएगा। तो डेल्टा एच की वैल्यू ये हो गई, ये वैल्यू आपके पास में हो गई 0.075 किलो जूल। माइनस कर देते हैं, आ रहा है आंसर, है ना? और बोलो, जो इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी? ये कहा गया? डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी आर टी के पहले हमने क्या देखा था? पी इंटू डेल्टा वी, है ना? कांस्टेंट प्रेशर पे काम हो रहा है, तो पी इंटू डेल्टा बी। अगर प्रेशर भी चेंज कर देगा तो पी टू वी टू माइनस पी वन लगाओ, जनरल टर्म। तो ये फॉर्मूला हमेशा ही वैलिड है। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। कोई सा भी प्रोसेस हो, कोई सी भी रिएक्शन हो, कुछ भी हो, हमेशा वैलिड है। प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट लेके वी टू माइनस वी वन लिख दिया, आंसर आ गया। ठीक है ना? और बोलो, और हो गए? ओवन में कौन सा? सिक्स्थ, सेकंड? इसके अंदर तुम्हें इसकी जरूरत पड़ी होगी H प्लस की। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस पूछा है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस एक्वस, इसको लिया जाता है 0। ठीक है, ये मैं लिखाना भूल गया था, है ना? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन जो होता है उसको लिया जाता है 0 स्टैंडर्ड पे। बाकी की एंथैल्पी, आयन की फॉर्मेशन की एंथैल्पी निकाली जा सकती है इसको 0 लेकर। ठीक है ना? इसके बाद में अब
ऊपर डेल्टा एच दे रखा है तो आप करेंगे डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ ओ एच माइनस प्लस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ एच प्लस माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ एच टू ओ। तो वो नीचे दे रखा है, आपको वो ऊपर यूज कर लो तो आपको एच माइनस का एंथैल्पी मिल जाएगा, है ना। बताऊं पूरा सेकंड, और किसी को डाउट हो तो और बोलो, और तो नहीं है ना डाउट। सिक्स्थ 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 सिक्स के अंदर क्या कर रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NCl3 गैस लिखी है। देखो NH3 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NCl, पहले हम इसका जो हो सकता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उसको लिख लेते हैं जो हम जानते हैं। तो अब इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का आ जाएगा N2 गैस प्लस Cl2 गैस, और ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा क्या 1/2। तो ये होगा हमारे पास में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसका जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वो इक्वल टू होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द NCl3। तो अब इसी चीज को हम, हाँ कोई कुछ बोला। अब हमें दे रखा है यहाँ पर डेटा, उसकी हेल्प से आपको क्या बनाना है इसे, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन दे रखी है देखो, NH3 गैस प्लस 3Cl2, इट गिव NCl3 प्लस 3HCl। ये दे रखा है डेल्टा H1, फिर आगे N2 प्लस H2, ये दे रहा है इससे 2 अमोनिया, ये हो गया डेल्टा H2। फिर आगे दे रखा है आपको H2 प्लस Cl2, ये दे रहा है आपको 2HCl, और ये दे रखा है डेल्टा H3। अब आपको जो चाहिए उसको रख दीजिए, बाकी ये उड़ा दीजिए, है ना। तो इन तीनों की हेल्प से आपको बनाना पड़ेगा। ये कैसे बनाओगे, इसको 1/2 कर दो। तो देखो N2 चाहिए तो 2 इंटू 1/2 कर दिया, साथ में Cl2 चाहिए, Cl2 ये रहा, तो इसमें क्या करें हम प्लस करके 3/2 इंटू रिएक्शन नंबर 3 कर देते हैं। फिर हमें क्या चाहिए NCl3, NCl3 ये रहा, तो जैसे ही वैसे ही चाहिए तो +1 कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन बन जानी चाहिए, है ना। और जैसे हमने इसको लिखा है वैसे आप इनके डेटा को लिख दो, एंथैल्पी वाले डेटा को। तो इसके अकॉर्डिंग तो फिर क्या हो जाना चाहिए हमारे पास, देखो इसके अंदर किसको रिवर्स करने की जरूरत तो नहीं पड़ी हमें, तो इसने तो कर रखा है रिवर्स। किसी को रिवर्स करने की जरूरत पड़ी है क्या, पड़ेगी। हम्म, किसी का नेगेटिव तो नहीं दे रखा। तो देखो फिर करके देख लेते हैं एक बार, 2 वाले में करके देखेंगे। तो ये क्या हो जाना है 1/2, तो 1/2 3/2, और ये 1/2। 3/2 3 में करके देखो, 3 कौन सी है, ये रही 3/2, 3/2, और ये 3/2, और प्लस का 1। इसमें क्या क्या कैंसिल हुआ, कुछ कैंसिल हो रहा है। एक तो NH3 कैंसिल हुआ, और HCl इधर कितने मिल रहे हैं, 3 HCl, वो भी उधर ही मिल रहे हैं। अच्छा तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, है ना। या तो आप 1 को रिवर्स कर, 1 को करने की जरूरत नहीं है, किसको कर दो 3 को, 3 को रिवर्स कर देंगे अगर हम, ये रही, इसको रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स अगर कर देंगे तो ये 3 HCl से 3 HCl उड़ जाएंगे, और इधर कितने बन रहे हैं 3Cl, 3Cl, ये 3, ये कितना आ रहा है 3Cl, 3/2 Cl2 मतलब, और ये कितना है 3Cl2, ओवरऑल बचेगा कितना 3/2 Cl2, हमें भी वही रिक्वायर्ड है। और 3/2 H2, ये प्लस माइनस करके यहाँ कैंसिल हो गए, तो एक माइनस करनी पड़ेगी तो आ जाएगा आंसर, है ना। और इजी करना है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिसमें सेट हो जाए उसको फटाफट लगा दो, हाँ। और कोई डाउट, हो गया। चलो चले आगे फिर।
देखो लास्ट टाइम आपने एक एग्जांपल लिखा होगा, CH4 का कंबशन करवाया होगा। अब आप लिखिए, अब जैसे हमने पहले काम किया था, पहले हमने क्या किया था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में लिखा था कि एप्लीकेशन में कि आपको डेल्टा एच रिएक्शन निकालना पड़ेगा, है ना, विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो हमने वहां पर क्या किया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दिया। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बनने वाला है, लेकिन वो क्या बनेगा तो उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू डिराइव करते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप चाहो तो यहाँ लिख दो एप्लीकेशन। अच्छा, अगर कहीं पर वो बोले तुमसे कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर कंबशन या डेल्टा एच सी, किसी के कंबशन के लिए तुम्हें डेल्टा एच सी लिखना हो, जैसे हमने फॉर्मेशन के लिए लिखा था, तो कहीं पर तुमसे बोले कि आप C6H6 के लिए डेल्टा एच सी बताइए, मतलब इसके लिए इक्वेशन लिखिए, जैसे अभी क्वेश्चन आया था, जैसे हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में किए थी। तो क्या करेंगे आप बताओ, अगर मुझे इसके लिए इक्वेशन लिखनी है कंबशन की तो क्या करूंगा? क्वेश्चन लिखो फिर, नहीं आ रहा तो राइट केमिकल इक्वेशन, राइट केमिकल इक्वेशन that representing, write chemical equation representing delta H naught C, delta H naught C ये for first C6H6, second carbon solid, third C6H12O6। इनके लिए डेल्टा एच नॉट सी रिप्रेजेंट करता हुआ इक्वेशन लिखिए। कहने का मतलब इनके लिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो हो रहा है, जो कंबशन हो रहा है वो आपको बताना है। जैसे हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखने के लिए इक्वेशंस लिखे थे डेफिनेशन के थ्रू, वैसे ही डेफिनेशन के थ्रू आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एबीसीडी ऑप्शन में से कि कौन डेल्टा एच नॉट सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेल्टा एच नॉट सी हर कोई रिप्रेजेंट नहीं करता, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन हर एक रिएक्शन रिप्रेजेंट नहीं करती, उसकी कुछ कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है कि मोल एक होना चाहिए, दूसरी बात रिएक्टेंट्स स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड स्टेट में होना किस बात को रिप्रेजेंट करता है, 1 बार प्रेशर को और इसे स्पेसिफाइड टेम्परेचर। तो जैसे हमने वहां वो चीज करी थी ना, ऐसे यहाँ पर कंबशन का डेफिनेशन क्या था, वो था कि 1 मोल सब्सटेंस को एक्सेस अमाउंट ऑफ O2 में बर्न करना, जब हम बर्न करते हैं तो हमें एक स्टेबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, वो स्टेबल प्रोडक्ट्स क्या क्या थे, कार्बन का CO2 था, फॉस्फोरस का P2O5 था, नाइट्रोजन का N2 था। वैसे लिखना है। क्या हो गया, नहीं लिख पा रहे? लिख दिया ना? हाँ, तो सिंपल है, देखो क्या करना है, हमें कंबशन का डेटा लिखना है जो हमें इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे दे। इस रिएक्शन को ऐसे लिखना है कि हमें डेल्टा एच नॉट सी मिल जाए। तो हम उस डेफिनेशन का याद रखेंगे बस, कि उसमें ये था कि रिएक्टेंट का 1 मोल होना चाहिए, तो इसका 1 मोल ले लेते हैं काम में, और O2 के साथ ही कंबशन होता है, और इससे हम बना देते हैं 6CO2 प्लस 2 कंपोनेंट नहीं, यहाँ एक तो कार्बन और एक हाइड्रोजन। तो कार्बन का बनता है CO2 और हाइड्रोजन का बनेगा H2O। फिर इसको बैलेंस कर दो तो ये हो जाएगा क्या, 3H2O। फिर इसको बैलेंस कर देते हैं, उधर कितना है, 15/2। तो क्या थी डेफिनेशन, वो डेफिनेशन ये थी, क्या मैं इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज है, इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है, क्या उसको हम डेल्टा एच नॉट सी ऑफ C6H6 लिक्विड बोल सकते हैं? यही तो रिप्रेजेंट करना था, तो बोल सकते हैं क्या? तो हमने देखा कि यार बेंजीन का 1 मोल होना चाहिए था, है। कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट CO2 होता है, वो है। H2O का, हाइड्रोजन का क्या होता है, H2O भी है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा वो इक्वल टू होगा
डेल्टा एच नॉट कंबशन एंथैल्पी ऑफ बेंजीन। समझ रहे हो? जैसे फॉर्मेशन का एंथैल्पी लिखते थे ना, वैसे तो किस रिएक्शन को आप डेल्टा एच नॉट सी बोल सकते हो, किसको नहीं, बस इतनी सी बात। ऐसे इसको बता दो अब, सी प्लस ओ टू, ये देगा आपको सीओ टू। इधर करोगे ये हो जाएगा ओ टू 6CO2 प्लस H2O, हो जाएगा x प्लस वाई बाई 4, 6 प्लस 3 9, 9 माइनस z बाई 2 मतलब 3, कितना आ जाएगा 6। तो ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ये कंबशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, या इसका जो एंथैल्पी चेंज होगा वो डेल्टा एच नॉट सी के बराबर होगा ऑफ दिस, इसका ग्लूकोज। तो समझ में तो आ रहा है ना, इजी है, बस डेफिनेशन को फॉलो करना है बस। ठीक है, क्वेश्चन होना चाहिए ये, है ना, डेफिनेशन को फॉलो करना है। अभी टेस्ट में भी तो आया था, फॉर्मेशन का नहीं आया था। चलो ठीक है ना, तो ये यहाँ पर खत्म होता है। अब हम एप्लीकेशन बढ़ते हैं। सबसे पहला, टू फाइंड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। टू फाइंड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, तो कैसे एंथैल्पी निकाली जाती है देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। हम यहाँ पर फॉर्मेशन का एंथैल्पी लिखो, चलो CH4 का कैसे लिखोगे, फॉर्मेशन का एंथैल्पी लिखो CH4 का, जो CH4 को रिप्रेजेंट करता हो। क्या होगा, इधर आ जाएगा कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2H2। ये जो रिएक्शन दे रखी है आपको, इसका जो एंथैल्पी चेंज है वो इक्वल टू होगा डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ CH4 के। ठीक है, अब ये आपको कैलकुलेट करना है, ऐसे आपको दे रखा है। इसको किसकी हेल्प से कैलकुलेट करना है, नीचे कुछ रिएक्शन दे रखी है उनकी हेल्प से। तो फर्स्ट रिएक्शन आपको दे रखी है कि कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2, ये देगा आपको क्या, CO2। इसके अंदर कुछ एंथैल्पी चेंज हो रहा होगा, उसने बोल रखा है जो भी हो रहा हो, और ये A। फिर सेकंड आपको दे रखा है H2 गैस, इसका भी एक रिएक्शन दे रखा है, ये बना रहा है H2O लिक्विड, और यहाँ भी एंथैल्पी चेंज गिवन है, तो उसका तो फाइंड आउट करना है, और ये गिवन है। और एक और आपको डेटा दे रखा है, CH4 गैस प्लस O2, इट गिव्स CO2 प्लस H2O। ये तीन डेटा आपको दे रखे हैं। ठीक है, तीन डेटा आपको दे रखे हैं और उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज दिखना है। ठीक है, करना क्या है आपको, तो एक ही चीज आती है हमें, क्या कि जो नीचे वाली रिएक्शन है उनकी हेल्प से हम ऊपर वाली रिएक्शन बनाते हैं, ये करते हैं ना। तो कैसे बनाए बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। नहीं बताओगे, बताओ। ए ऊपर ऊपर चेक क्या करो, बस ऊपर ए, कार्बन ग्रेफाइट ए की है ना, तो ए ले लो, ये ए ले लिया। अब H2 कितना है, 2, नीचे कितना है 1, तो 2 भी कर दो। CH4 को उधर ले जाना है, ये इधर दे रखा है तो उधर ले जाते हैं, -C कर देते हैं, है ना। तो इसको यहाँ लिख देते हैं पहले इन सब चीजों को। तो कैसे दिखेगा ये दिखेगा कार्बन ग्रेफाइट
और प्लस O2, इट गिव्स CO2। इसके लिए डेल्टा HC दे रखा, डेल्टा H दे रखा है। फिर नेक्स्ट था हमारे पास में 2 टाइम्स कर दिया हमने, तो 2H2 प्लस O2, इट गिव्स H2O। तो ये भी 2 टाइम्स हो गया होगा फिर तो, है ना। और फिर ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा ना। फिर नेक्स्ट वाले को मैं रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स करके लिखते हैं फिर। CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड, इट गिव्स CH4 प्लस O2। अब यहाँ जो डेल्टा H था वो हो जाएगा माइनस का डेल्टा H। क्या बोलते हो जाएगा। तो नेट ऐसा करने से हमें क्या फायदा मिला, ऐसा करने से हमारी डिजायर्ड इक्वेशन बन गई। तो यहाँ जो कैंसिल होने तो कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया, है ना। देखो आप O2 2 बार ये रहे, ये 2 O2 से कैंसिल हो गए, और CO2 से कैंसिल हो गया। हमारे पास बच गया कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2H2, ये रही। ये क्या देगा आपको, CH4। और ऐसा करने से नेट रिएक्शन में हमने देखा नेट चेंज होगा, डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन। तो ये H1 H2 H3 हो जाएगा डेल्टा H1 प्लस 2 डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H3। ये तीनों डेटा आपको दे रखे थे, तो आपको ये निकालने को मिल गया। यही वैल्यू किसके इक्वल है, डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ CH4। मानते हो? अब जो आपको डेटा दे रखे थे ये क्या थे, है ना। तो ये सब क्या थे बताओ, देखो ध्यान से। नहीं दिख रहे तुम्हें कुछ ना कुछ? ये हर किसी में क्या हो रहा है, O2 के साथ रिएक्शन हो रही है और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये क्या है, कंबशन। तो कंबशन के डेटा की हेल्प से हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट किया। तो ये जो सब दे रखे थे ना आपको, ये थे कंबशन का एंथैल्पी का डेटा, डेल्टा H नॉट कंबशन फॉर कार्बन ग्रेफाइट, ये आपको गिवन है। ये आपको दे रखा है डेल्टा H नॉट कंबशन ऑफ H2, और ये आपको दे रखा है डेल्टा H नॉट कंबशन ऑफ CH4। ये आपको दे रखा था, उसी की हेल्प से आपने क्या निकाला, डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन। तो ओवरऑल डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये इक्वल टू आ गया हमारे पास में डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन। कैसे इक्वल आ गया भाई, देखो आप ध्यान से। अब आपके पास में आपने किया आपने यहाँ पर डेल्टा H1 और डेल्टा H2 को मैं रिप्लेस करूं, तो ये क्या है, डेल्टा H नॉट C। वन किसका है भाई, देखो कार्बन ग्रेफाइट का। तो ये कौन है, कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2 इंटू डेल्टा H नॉट C, किसका, H2 का, और माइनस इधर क्या आ जाएगा भाई, 1 इंटू डेल्टा H नॉट C ऑफ CH4। बस खत्म। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला देखने को मिल रहा है, क्या, आपको डेल्टा H रिएक्शन अगर फाइंड आउट करना है किसी भी रिएक्शन का, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर रिएक्टेंट का कंबशन का एंथैल्पी का डेटा का सम करेंगे माइनस प्रोडक्ट का एंथैल्पी। जैसे हमने वहां क्या किया था, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यहाँ उसका उल्टा हो गया। यहाँ क्या हो गया, रिएक्टेंट का एंथैल्पी का डेटा, रिएक्टेंट की कंबशन माइनस प्रोडक्ट का कंबशन, और साथ में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो आएंगे सी, क्योंकि ओवरऑल चीजें एक मोल के डिफाइंड होती है, और हमें स्टोइचियोमेट्रिक जितने मोल काम में आ रहे हैं उसको इनटू कर देंगे। तो यहाँ पर फर्क इतना सा है कि यहाँ रिएक्टेंट पहले आएगा फिर बाद में प्रोडक्ट आएगा, वहां पर प्रोडक्ट पहले आता है बाद में रिएक्टेंट आता है। अब ऐसा हमने प्रूफ कर दिया, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। और लॉजिकल समझें तो जो एंथैल्पी कंबशन होता है, तो कंबशन रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइंड होता है, और फॉर्मेशन प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में डिफाइंड, इसलिए वहां प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं और यहाँ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। समझ आ रही बात। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है ना, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिसलेनियस मिले, बीच में फॉर्मेशन बीच में कंबशन, तो कंबशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, और फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का, ठीक है। फिर भी कुछ भी नहीं चमके तो ये तो है ही सही, इतना बड़ा मेथड। हमेशा सम करके सारे क्वेश्चन सम से हो जाएंगे, ऐसे रिएक्शंस की सम कर करके। लेकिन शॉर्ट में हम समझें, अगर कंबशन का रेट डायरेक्ट हमें चमक जाए तो हम सीधा इसका यूज कर लेंगे, हमें इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम फॉर्मूला लिख देंगे,
V into R into delta H naught combustion of the reactant minus V into P delta H naught combustion of product. ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें। किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी आपको विद द हेल्प ऑफ कंबशन डेटा निकालना है तो आप इसका यूज करें। इसको यूज करें आप व्हेन डेल्टा H नॉट C of all, yeah, when delta H naught C is given. क्या देने दो, कहीं पर अभी अटक गए तो दिक्कत होगी। फॉर्मेशन दे रखा हो तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करें, कंबशन दे रखा हो तो ऐसे करें। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो। हो गया, बरसात आ गई। बढ़िया है, बधाई हो। चले आगे। एक क्वेश्चन लिखो। कौन चिल्ला रहा है? ये खुलता क्या है? एक भी नहीं खुलते क्या? नहीं नहीं, क्यों तोड़ना है? अपने कंफर्ट के लिए कांच को क्यों परेशान करें? तुम्हें कुछ देखना है बाहर तो कांच को क्यों तोड़ रहे हो? एक क्वेश्चन लिखे। बहुत धीरे धीरे लिखते हो।
उसे कहते हैं असली मजा। जाने वाले कौन रोक सकता है? जाओ जाओ, तुम भी चिल्लाओ, कूदो, नाचो। नहीं नहीं, नाचा करो, कूदा करो, क्यों भाई? नाचना कूदना इज गुड फॉर हेल्थ। अब लिखिए क्वेश्चन, और आंसर आपको ही बताना है ना? मैं इसको करूंगा भी नहीं। लिखो फाइंड, इधर लिख देता हूँ, फाइंड डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ C5H8 गैस फ्रॉम। अभी तो मैंने आपको इतनी रिएक्शन दे रखी है, सब चीजें कर रखी है, पता है क्वेश्चन कैसे आता है? उसने कहा कि आप, ऐसे क्वेश्चन आएगा जो लिख रहा हूँ अभी मैं, इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने वाला हूँ। तो ऐसे आपको पूरे क्वेश्चंस को ऐसे ही करना होगा हर बार। अब आपको दे रखा है फ्रॉम, मतलब किस किस से करना है आपको? डेल्टा एच नॉट C5H8 गैस माइनस का 328 जो भी है किलो जूल पर मोल, डेल्टा एच नॉट सी कार्बन सॉलिड माइनस का 400 किलो जूल पर मोल। थर्ड दे रखा है आपको डेल्टा एच नॉट सी ऑफ H2 गैस माइनस का 300 किलो जूल पर मोल। बताओ क्या आंसर आया? अभी तो क्वेश्चन सामने ही है, एज इट इज, समझ सकते हो बात। अच्छा, एक नोट करके लिख लेना साइड में ब्रैकेट में, नोट करके लिख लेना कि डेल्टा एच नॉट सी ऑफ O2 गैस। अब O2 ही तो सबको जला रही है, तो इसको किसने जलाया होगा? ऊपर वाले ने। तो ये हमें नहीं पता इसके बारे में कुछ भी, तो इसके कंबशन के डेटा वो क्या ले जाएगा? जीरो। जो नहीं पता उसको जीरो ले लेते। सर हमें तो क्वेश्चन का आंसर भी नहीं पता। देखो, लेने में कुछ भी ले सकते हैं, अब जो लिया गया है। अरे मूर्खों, लेने में कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो आपने लिया है वो चलता है कि नहीं चलता है? आपने तो ले लिया। भाई पॉइंट ये है कि आपने जो भी रेफरेंस लिया है उस रेफरेंस का सिग्निफिकेंस हर जगह पे है कि नहीं। अब हमने जो रेफरेंस लिया है वो तो किसी और ने भी लिया होगा, तो वो तो सब जगह चल रहा है भाई। तो अगर आंसर जीरो कर दोगे तो वो फिर कहीं नहीं चल पाएगा। और सबकी बत्ती से मुझे पता है, किसी से दिखाई थी अभी, तो आंसर बताएं फटाफट, है ना? उनसे आंसर पूछा जाता, कितना है? 8। वाह भाई, प्रिंस। हमारा फ्रेंड कहाँ गया आज? फोन नहीं उठा रहा। देखो अभी इधर भी आ गया आंसर 8, ऑनलाइन भी 8 आ गया। वो देखो, ऊपर भी आ गया 8। उन्होंने रजामंदी दे दी है। अब पहली बात तो ये क्वेश्चन किसको समझ नहीं आ रहा? फ्रैंकली बताओ कि सर पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो गया है, कैसे करें इसको? देखो इधर अब, तो इन एक तरह से कोड में लिखी हुई चीजें समझ लो, उस कोड को आपको ब्रेक करना है जैसा भी सिखाया गया था। तो देखो ध्यान से, डेल्टा एच नॉट सी, आप सबसे पहले जो पूछा गया है उसे फोकस करो। डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ C5H8, तो इसका आप एंथैल्पी या इसका रिएक्शन लिखिए। तो फॉर्मेशन का रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे? तो आप जानते हैं कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूंट हैं उसका स्टैंडर्ड स्टेट तो कार्बन है,
तो कार्बन का हम यहाँ क्या लिखेंगे, कार्बन सॉलिड या ग्रेफाइट, प्लस साथ में कौन है, हाइड्रोजन गैस, तो ये लिखा आपने हाइड्रोजन गैस। अब इसका स्टाइशियोमेट्री आपको लिखना पड़ेगा, उधर तो 1 मोल ही रखना होता है, तो इधर 4 हो गया, इधर ये 5 हो गया। तो ये हमने लिख दिया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C5H8। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी होगा वो इक्वल टू होगा डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ द C5H8। ठीक है। अब किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी के लिए हमने पढ़ा है क्या, कि अगर कंबेशन का डेटा दे रखा हो तो आप किस फॉर्मूले को यूज करें, इसको। और क्यों कर रहे हैं ये हमने अभी पहले प्रूव भी किया था पूरा करके। हमें अल्टीमेटली करना क्या है, अगर आपको वो भी नहीं आ रहा तो आप क्या करो, इसके लिए डेल्टा एच नॉट सी लिख दो, इसके लिए डेल्टा एच नॉट सी लिख दो, इसके लिए डेल्टा नॉट सी लिख दो, फिर आप ओवरऑल उन 3 रिएक्शन की हेल्प से इसको बना लो। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका है कि हम जानते हैं डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, जब डेटा दे रखा हो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का, तो हम सीधा कर देंगे क्या, कि रिएक्टेंट्स का कंबशन का डेटा माइनस प्रोडक्ट के कंबशन का डेटा। तो यहाँ पर है 5 इंटू कार्बन का डेल्टा एच नॉट सी, तो डेल्टा एच नॉट सी ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू डेल्टा एच नॉट सी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। और माइनस में डेल्टा एच नॉट सी ऑफ C5H8। ठीक है। तो यहां से आपको जो रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज मिलेगा वही होगा डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन की, कोई बस वैल्यू पुट कर दो। तो 5 इंटू ये हो गया कितना, माइनस का 400 प्लस 4 इंटू H2 कितना है, माइनस का 300 और माइनस का 3208, ऐसे ऐसे करके सभी का वैल्यू जो है यूनिट वगैरह सेम है। तो यहां से आपका जो डेल्टा एच रिएक्शन होगा वो इक्वल टू होगा डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ C5H8, वो आ जाएगा 8, प्लस में आ रहा है ना, 8 किलो जूल पर मोल ऐसे। ठीक है। कोई डाउट हो तो बोलो। शॉर्ट रटने के हिसाब से क्या समझना है हमें, कि जो दे रखा है उसका रिएक्शन लिखो, मतलब जो पूछा गया है उसका रिएक्शन लिखिए आप। उसके बाद में जो गिवन डेटा कंबशन का है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दें, अगर फॉर्मेशन का डेटा होता है यही नीचे तो फॉर्मेशन के लिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देते, बस और कुछ नहीं करना। अब एक जेई का क्वेश्चन करते हैं। आप इधर बैठते थे वो नहीं है आपके पड़ोसी, चलो चले आगे। उसमें मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम हाँ मैक्सिमम 10 में से 8 लोग ऐसे लग रहे हैं जो वो नहीं होते डूबते को तिनके का सहारा, मतलब उनकी हालत पतली थी, किसी की नहीं, छोड़ो। हालत पतली कैसे थी, मतलब हो सकता है किसी के बैकलॉग रह गया हो बहुत सारा, है ना, किसी का हो सकता है जेन्युइन रीजन रहा हो, तो इस वजह से एक अच्छा, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि यार और बढ़िया है, अगर पूरा हो जाए तो और भी अच्छा है ना। लेकिन पूरा समझ लो टाइम तो वही है, टाइम कैसे बढ़ा पाएंगे, भी पढ़ाने के लिए तो तैयार है लेकिन टाइम कैसे बढ़ाओगे, जो करंट चल रहा है वो भी फोकस करना है, जो पुराना छूट गया उस पर भी शीट लगानी है, सब चीजें करनी है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल नहीं होती चीजें। इसलिए समय रहते सब चीजें सही से चलनी चाहिए। एक दिन हम सोचें कि अब जागे हैं तो टाइम से जाग जाओ, थोड़ा लेट जागोगे तो दिक्कत हो जाती है, और अभी तो जागने का मतलब ही नहीं है। क्यों, अभी तो क्या है ना, करंट पे फोकस करते रहो, तुम्हारा जनवरी में वैसे फेज चालू हुआ था, जल्दी हो जाएगा सिलेबस। जैसे तुम्हें टाइम मिले, तुम्हें लग रहा है कि यार मेरा वो टॉपिक है मैं वापस दोबारा कर लूं, है ना, तो आप उस टाइम पे कर सकते हैं उसको, एक टारगेट लेकर के कि दिन भर में हम, अब दिन भर भी वही नहीं करना कि सब पुराना ही कर रहे हैं, है ना, तो एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग चीज चलती है, डिसिप्लिन वे में, तब जाके एग्जीक्यूशन प्रॉपर होता है। रेंडमली अगर हम करेंगे काम, अभी करंट छोड़ के बैकलॉग करने लग जाए तो ये वाला बैकलॉग बन जाएगा। तो इससे अच्छा है
कि जो करंट चल रहा है उसे फोकस करो। अब थर्मोकेमिस्ट्री में करंट पे फोकस करने में ये दिक्कत हो सकती है, थर्मो 1 नहीं पढ़ा उसके थर्मोकेमिस्ट्री भी उड़ेगा, थर्मो 2 भी उड़ेगा। इसलिए मैंने थर्मो 1 स्टार्ट करने से पहले ही बोल दिया था। मैंने कहा अब जो जागा है वो जाग जाए। पुराने टॉपिक जरूर इंडिपेंडेंट थे लेकिन ये तीनों लिंकअप है। बार बार एंथैल्पी यूज होगा, अब एंथैल्पी नहीं पता तो फिर कैसे करेगा वो। बीच बीच में डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आ जाएगा, तो ये क्या है, डेल्टा यू क्या है, डेल्टा एन जी आर टी कैसे आया, तो बड़ा दिक्कत आएगी, है ना। तो यही है मतलब कि थर्मो 1 से ही तरीके से पढ़ लेते हैं, थर्मो केमिस्ट्री भी अच्छे से हो जाएगा और थर्मो 2 भी अच्छे से हो जाएगा। 3 चैप्टर एक साथ अच्छे से होंगे। और फिर उसके बाद में जो चैप्टर आएंगे उनका रिलेशन इनसे तो नहीं है थर्मो से, वो अपने हिसाब से अपने चैप्टर है ना। फिर उसके बाद आयनिक पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस, फिर खत्म। चलो लिखो एक क्वेश्चन। तुम ये पूछना चाहते हो कितने लेक्चर बाकी है, क्या होगा, ऐसे मत पूछा करो यार। लिखो एक बढ़िया क्वेश्चन लिखो। When 36 gram charcoal is treated, 36 gram charcoal is treated with O2, forming carbon monoxide CO and CO2. When 36 gram charcoal is treated with O2, forming CO and CO2, comma, 222 kilocalorie of heat is liberated. 222 kilocalorie of heat is liberated, full stop, if charcoal is completely consumed. Then find mass of O2, used. और आपको ये दो इंफॉर्मेशन और दे रखी है, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO2, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO। completely consumed, full stop, comma, find mass of O2 used. When 36 gram charcoal is treated with O2 forming CO and CO2, comma, 222 kilocalorie heat is liberated, if charcoal is completely consumed, find mass of O2 used. चारकोल मतलब कार्बन है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, उसको आप वही लेके चले, कार्बन चारकोल। फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा ना, या तो वो और इंफॉर्मेशन देता। कितना, नहीं। कितना आ रहा है, 48।
नहीं, ऑनलाइन देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। आंसर आएगा 64 ग्राम। आ गया। देखो, तो आपने दोनों एंथैल्पी डेटा लिखा। सबसे पहला CO2 और CO, तो हम पहले कार्बन प्लस O2 लिखते हैं, इससे बनाते हैं CO। ठीक है ना, ये हो गया हाफ O2। फिर कार्बन लिखते हैं प्लस O2, ये बनाएगा क्या, CO2। देखो चारकोल है, अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रोपिक फॉर्म होती है, डायमंड, चारकोल, फुल रे। तो अब चारकोल किस में लेंगे, ग्रेफाइट में तो लेंगे ना, कोल में तो लेंगे। कोल क्या होता है, ग्रेफाइट ही होता है। अब उसके अंदर और अलग अलग वो और अलग चीजें हैं, है ना, वो बिटुमिनस, पता नहीं कौन कौन सा कोल आते हैं। ठीक है, लिग्नाइट विग्नाइट, ठीक है, एंथ्रेसाइट, वो अलग चीज है। बाकी कोल जो हुआ वो प्रॉपर क्या है, ग्रेफाइट होगा, ब्लैक कलर का। ठीक है, तो अब हम इस चीज को समझेंगे अगर, तो हमारे पास हमें टोटल अमाउंट दे रखा है कार्बन का, तो वो दे रखा है कितना, 36 ग्राम। तो मोल कंसेप्ट लगाओ, तो यहाँ से मोल निकाल दिए तुमने, तो वो आगे 36/12, तो ये हो गए 3 मोल कार्बन के। और O2 का अमाउंट पूछा गया है, यहाँ पर डेल्टा H दे रखा है, मतलब 94 दे रखा है किलो कैलोरी पर मोल। इधर डेल्टा H दे रखा है हमें माइनस का, उल्टा पुल्टा कर दिया, ये सही करा है। ये 64 है, ये 94 है, किलो कैलोरी पर मोल। तो ये जो पीछे डेटा लिख रखा है ना उन्होंने, ये किस रेस्पेक्ट में लिख रखा है, इस रिएक्शन के 1 मोल के रेस्पेक्ट में, या इसके इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट। तो इस रिएक्शन में CO का 1 मोल बन रहा है, तो इतना एंथैल्पी चेंज हो रहा है। इस CO2 में, इस बैलेंस रिएक्शन में अंदर इसका 1 मोल बन रहा है, तो इसमें इतना चेंज देखने को मिल रहा है। या ऑब्वियसली बात है, ये फॉर्मेशन का डेटा है, तो ये तो 1 मोल के लिए होगा। अब हमारे पास इसका अमाउंट कार्बन का टोटल 36 ग्राम है, मतलब टोटल 3 मोल है। हम यहाँ से अगर दिमाग भी लगाएं, तो यहाँ 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, यहाँ 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, तो 2 मोल दिख रहे हैं। तो 2 मोल के अकॉर्डिंग तो हमें चेंज ऐसे ऐसे मिल रहे हैं, जबकि इसके मोल हैं कितने, 3। इसका मतलब यहाँ पर 3 मोल अगर कंज्यूम हो रहे होंगे, तो कुछ और यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो ये ठीक है, लेकिन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो डिफरेंट होना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कुछ अलग होगा। कहने का मतलब मैं यूं कहना चाह रहा हूँ, जैसे अगर इसका 1 मोल होता, इसका 1 मोल होता, तो इधर इसका 1 मोल बनता, है ना, इसका भी 1 मोल बनता। तो ये डेटा जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका 1 मोल टोटल 2 ही मोल हुए, इसके टोटल मोल है कितने ऊपर नीचे मिला के, 3 मोल। इसका मतलब इसके 1 1 मोल नहीं बन रहे होंगे, कुछ अलग मोल बन रहे होंगे। तो अगर इसके कुछ अलग मोल बन रहे होंगे, तो इसका मतलब टोटल हम देखेंगे जो हमारे पास हीट निकल रही है दोनों की वजह से, तो दोनों की वजह से जो हीट टोटल एक्सचेंज हम देख रहे हैं, टोटल हीट एक्सचेंज जो देखा जा रहा है, वो आ रहा है 222 का, और वो लिबरेट हो रही है। तो 222 का जो सम होगा, वो इनकी हेल्प से हमें कुछ ना कुछ बैलेंस करना पड़ेगा, मानते हो। अब इसके सपोज x मोल बने, तो हम क्या लिखेंगे, x इंटू ये वैल्यू, और इसके सपोज y मोल बने, तो y इंटू ये वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 222। बोलो बोलो, समझ आ रही बात। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ अमाउंट ले लेते हैं, है ना, या मोल ले लेते हैं, इसके x मोल मान लेते हैं, इसके यहाँ पर y मोल मान लेते हैं, जैसे हम मोल कंसेप्ट में करते थे। इसके x मोल ले लिए, इसके y मोल ले लिए, टोटल मोल हमें पता है इसके कितने, 3 है। तो इसके कंज्यूम कितने हो रहे होंगे, x/2, इसके हो रहे होंगे y मोल। अब दोनों में आप देखोगे, तो LR कौन है, दोनों ही LR है। क्यों LR है, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है कि O2 कितना कंज्यूम होगा इसके कंप्लीट कंबशन के लिए, मतलब इसके, उसने बोला कि इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। उसने कहा कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ O2 बताइए, ऐसा ही है ना क्वेश्चन। उसने ये तो नहीं कहा कि एक्सेस अमाउंट ऑफ O2 या जो भी है, उसने कहा कि O2 का अमाउंट जो यूज हुआ है वो बताइए। तो यूज कितना होगा, इसका x मोल है तो इसका कितना होगा, x/2, इसका y है तो इसका कितना होगा, y। समझ रहे हो। तो जितना यूज होगा वो हम निकाल लेंगे, वही उसने पूछा है।
तो इसके अकॉर्डिंग वो यूज होगा, जितना कार्बन है उतने O2 को आने पड़ेंगे। तो अब ये इतना इतना है, तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा कितना बोलो, अरे कितना बनेगा x, ऐसा नहीं लग रहा है 1/2 के अकॉर्डिंग 2x बन जाएगा, ये कितना बनेगा x मोल, और ये कितना बनेगा यहाँ पर y मोल, और ये उस टाइम पे क्या हो जाएंगे 0 0, चाहो तो देने दो मतलब। तो अब ओवरऑल ये दो इंफॉर्मेशन हमें पता है, और इधर की तरफ इनकी इंफॉर्मेशन में पता लग गई, तो अब हम दो रिएक्शन दो इक्वेशन बना देंगे, दो इक्वेशन दो नॉन, तो आंसर मिल जाएगा आपको एक्स और वाई का। पहला इक्वेशन बनेगा कार्बन के मोल से, तो हम जानते हैं एक्स प्लस वाई की वैल्यू, टोटल मोल कितने हैं 3 मोल, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन, ये जो हीट एक्सचेंज हो रहा था हमारे पास में ये इतना हो रहा है, ठीक है ना, तो ये डेल्टा एच फॉर्मेशन उसका है 1 मोल के लिए। अब ये हमारे पास में जो हीट एक्सचेंज हो रहा होगा ये एक्स मोल के अकॉर्डिंग कितना होगा, तो जाएगा माइनस का 64 इंटू एक्स, और इधर हो जाएगा माइनस का 94 इंटू वाई, इक्वल टू माइनस का 222, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स और वाई मिल जाए, एक्स और वाई मिल जाएगा आपको, तो रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ O2 या मोल्स ऑफ O2 यूज्ड हो जाएंगे x/2 प्लस का y। तो देख लो इन दोनों को सॉल्व करने पे x की वैल्यू क्या आ रही है, कितनी आ रही है 2, तो y की कितनी आ जाएगी 1, तो ये हो जाएगा कितना 1 + 1 मतलब 2 मोल, तो वेट ऑफ O2 हो जाएगा 32 इंटू 2, 64 ग्राम। रिएक्शन को ऐड करके बैलेंस कर रहे हैं, तो उससे कार्बन तुम्हारा पूरा पूरा दिख जाएगा, तुम्हें O2 मिला निकालना है, और तो वहां भी तो यही करोगे, फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ, और कार्बन का कंबशन क्या लोगे फिर, 0, कार्बन का कंबशन कहाँ दे रखा, नहीं कार्बन का कंबशन नहीं, सॉरी, अच्छा हाँ उसका फॉर्मेशन का डेटा तुम 0 ले लोगे। हाँ हाँ सही है, कर सकते हो, ऐड कर दें। हाँ हो रहा है ना उससे भी, ये कहना चाह रहे हैं कि इन दोनों को सर आप ऐसे लिखिए, कार्बन सॉलिड लिखिए, चारकोल और O2 लिखिए, इससे आप CO बनाओ और CO2 बनाओ, है ना, ये भी किया होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पर ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया 3/2। हाँ हाँ होने दो ना 3 मोल, देखते हैं क्या कर रहे हैं ये, बैलेंसिंग में 3 होगा, क्यों होगा, ये 2 ही तो है, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्टोइकियोमेट्री थोड़ा चेंज कर देंगे, वो चीज अलग होती है, एक रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्री अलग चीज है। देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया 222 किलो कैलोरी, ऐसे, तो फिर आपको ये 222 जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग, भाई डायरेक्ट जो बोल रहे थे ना, अब इतना डायरेक्ट नहीं होगा, अब जो ये 222 लिखा हुआ है किसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, इस रिएक्शन के लिए लिखा हुआ है, अब इस रिएक्शन को हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग तो इसका कितना मोल बन रहा है, एक और एक, इसका कितना बन रहा है, कंज्यूम कितना हो रहा है 2 मोल, तो आपको कितना काम में लेना है 3 मोल, तो फिर आपको उसको क्या करना पड़ेगा 3, समझ रहे हो, या फिर उसको 2 लेकर के यहाँ इसको छोड़ना पड़ेगा, है ना, फिर उसके वही मोल एक्स मोल मानने पड़ेंगे, समझ रहे हो, ये 3 करने के बाद फिर आपको इधर की तरफ भी चेंजेस करने पड़ेंगे, अब मैं इसको 2 करूं कि इसको 1 करूं, कि इसको 2 करूं कि इसको 1 करूं, वो तो कर रहे हो तुम, वो तो कर रहे हो ना, लेकिन किसी के मन में तो ये भी तो आएगा ना, ये भी तो कर सकते हैं, तो बैलेंस नहीं हो रहा फिर, तो नहीं, जैसे तुम कह रहे हो डायरेक्ट हो जाएगा, तो डायरेक्ट कहाँ हो रहा,
इसमें तो मेहनत लग रही है। वो तो डेटा डेटा ठीक था, डेटा बिगाड़ दूं तो बैलेंसिंग में दिक्कत आएगी ना, नहीं आएगी? अरे हो रहा है वो तो सही है, लेकिन मुझे तो उस पर जाना पड़ेगा ना, जो शॉर्ट शॉर्ट मेथड है। तो उसमें आप कोई भी डेटा लो, हमेशा वैलिड है, तो उसको भी नोट कर लेना। और ये हो रहा है तो अच्छी बात है, वो तो क्वेश्चन जल्दी हो रहा है तो अच्छी बात है कि नहीं? वो तो करने का तरीका है। चलो आगे बढ़े। नोट कर रहे हो? नोट करो। चले आगे। देखो नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और करेंगे क्या, आगे बढ़ जाए? चलो देखो, लिखो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा इज नॉट फॉर्मेशन ऑफ, at 25 degree centigrade delta is not formation of, delta is not formation of CO2 gas, CO2 gas comma H2O liquid and glucose solid. R लिखते जाओ, माइनस का 400, माइनस का 300, माइनस का 1300 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। तीन डेटा आपको दे रखे हैं। देन कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन of 1 gram glucose. Standard enthalpy of combustion of 1 gram glucose. Three hundred, 400, 1300, 13,
2900 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ऑप्शन दो, दे दो। ऑप्शंस आर गिवन एज फॉलोज। ये दे रखा है आपको बताइए, है सी कि ए? जेई 2013 में आया था, कितना आया? ए, बी, सी, डी। करेक्ट आंसर है सी। उसमें 1 ग्राम के लिए बोला है, देखो, फाइंड द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर 1 ग्राम। तो 1 ग्राम के लिए बोला है ना, तो आपने तो 1 मोल के लिए निकाल दी होगी, तो आप इसीलिए तो ये ऑप्शन ये दे रखा था कि आप तुरंत ये ऑप्शन देखें और आंसर लिखें और आगे बढ़ जाएं और खुश हो जाएं कि हमारा सही हो गया, है ना। तो थोड़ा सा पूरा देखना पड़ता है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। तो क्या करवा रहा है वो? कंबशन ऑफ ग्लूकोज। तो C6H12O6 सॉलिड, कंबशन का एंथैल्पी इसका लिख देते हैं, इतना 15/2 ही आएगा ना। क्या बनाएगा ये? 6CO2 प्लस 6H2O लिक्विड, ये बन गया। अब आपसे आगे वो बोल रहा है कि डेटा दे रखे हैं और इसका एंथैल्पी, इसका जो रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा H नॉट C ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना, इसके इक्वल होगा 6O2, वो बेंजीन में आता होगा, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होगा, तो हमने भी कर दिया फिर, ठीक है भाई, आप जो बोल रहे हो। तो कंबशन का डेटा दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? 1 इंटू डेल्टा H नॉट C ऑफ C6H12O6, कंबशन ही दे रखा है ना, फॉर्मेशन दे रखा है कंबशन, बोल ही नहीं रहे तुम। अब दे क्या रखा है? फॉर्मेशन। पूछा किसका है? कंबशन का। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो, तो 6 इंटू डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 6 इंटू डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस 6 इंटू डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ O2 प्लस 1 इंटू डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ये तो हो गया 0, और ये हो गया यहाँ पर 6 इंटू कितना दे रखा है ये माइनस का 300 प्लस 6 इंटू ये कितना है 400, और माइनस का 1 इंटू कितना दे रखा है 1300, माइनस में ये भी सारों को सोल्व करोगे वैल्यू आएगी 2900, किसमें? माइनस में, किलो जूल पर मोल, है कि नहीं। तो ये जो डेल्टा एच रिएक्शन है ये इक्वल टू किसके होगा? डेल्टा H नॉट C के, इसका ग्लूकोज का। लेकिन ये कितने मोल का है? 1 मोल का। 1 मोल का मतलब 180 ग्राम का, है ना। 1 मोल ग्लूकोज में जो ग्लूकोज का वेट आएगा, ग्लूकोज का वेट 1 मोल में कितना आएगा? 180 ग्राम। 180 ग्राम बोलो, उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू आ रही है माइनस का 2900। हमें चाहिए 1 ग्राम ग्लूकोज के लिए, तो इसको डिवाइड कर देंगे, माइनस का 2900 अपॉन प्लस का 180, तो यह आ जाएगा माइनस का 16.11 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, कैलोरीमीटर। कैलोरी, कैलोरी क्या होता है भाई? हीट का यूनिट होता है। मीटर मतलब मीटर, तो वही हीट को हम यहाँ क्या करने वाले हैं? मेजरमेंट। अभी तक जो बातें कर रहे हैं बार बार हीट लिख देते हैं पीछे, आई कहां से? यहाँ से, ठीक है। ये हमारे पास कैलोरीमीटर होता है और उसके अंदर हम हीट का कैलकुलेशंस करते हैं।
दो तरह का कैलोरीमीटर होता है, क्योंकि दो ही तरह के प्रोसेस होते हैं। एक होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक होगा कांस्टेंट प्रेशर पे। तो एक होता है बॉम्ब बॉम्ब कैलोरीमीटर, एक होता है ओपन कैलोरीमीटर। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर और ओपन कैलोरीमीटर में हमें समझ में आया। बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो कैलकुलेशन होगी वो होगी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो यहाँ जो भी रिएक्शन हो रही होगी वो होगी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और ये बंद होगा तभी तो वॉल्यूम हमें क्या देखने को मिलेगा, कांस्टेंट का, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर कहीं जाएगा नहीं, उसी में रहेगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो इसमें जो हीट एक्सचेंज कैलकुलेट किया जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा यू के। इसमें जो भी हीट एक्सचेंज आएंगे वो किसके इक्वल आ जाएंगे, डेल्टा यू के। मानते हो? और जब आप ओपन कैलोरीमीटर में चले जाएंगे तो यहाँ पर काम होगा कांस्टेंट प्रेशर पे। ओपन का मतलब एटमॉस्फेयर आ गया, तो कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ पर हीट, जो भी रिएक्शन हो रहा होगा वो हो रहा होगा, और उसमें जो हीट एक्सचेंज इक्वल आएंगे तो वो हो जाएंगे किसके इक्वल, डेल्टा एच के इक्वल, एंथैल्पी चेंज के इक्वल। ठीक है, इन दो के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे हीट एक्सचेंज। अब कैसे करते हैं तो इसकी वर्किंग देखते हैं। देखो, इसमें से हम लेते हैं किसको, बॉम्ब कैलोरीमीटर को काम में। बॉम्ब के थ्रू हम डेल्टा एच भी कैलकुलेट कर लेंगे आगे चल। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर कैसा होता है, पहले इसको लिखो, इन दोनों बातों को फिर बनाते हैं, यहाँ आएगा ही नहीं। हो गया? अब देखो, इसमें हम पढ़ते हैं किसको, बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम क्या करते हैं, एक पूरा, और इस पूरे को पानी से भर देंगे। देखो, यहाँ होगा क्या कि एक हार्ड स्टील का एक बॉक्स बनाया जाता है, ये इसके चारों तरफ स्टील की वॉल होगी। ठीक है, और ये स्टील जैसी हार्ड होती है, मतलब स्टील की बनी होती है, और पूरा हार्ड होता है ये। ठीक है, और इसके अंदर हमारा क्या होगा, रिएक्शन मिक्सचर होगा। इसमें क्या होगा, रिएक्शन मिक्सचर, और इस रिएक्शन मिक्सचर में क्या लगा दी जाएगी, आग नीचे से।
लगा दी। अब होगा क्या, जैसे आप आग लगाओगे तो अंदर ऑक्सीजन तो होगी सही, सर गई कहाँ से, जब हमने बंद किया होगा जब होगी उसमें O2। तो होगा क्या, कोई भी रिएक्शन मिक्सचर काम में ले लो, आपने क्या कराया यहाँ पर कंबशन कराया, सपोज आपने ले लिया मीथेन गैस को, है ना, प्लस O2। तो होगा क्या, इन दोनों की रिएक्शन होगी तो यहाँ पर इनका क्या होगा, कंबशन, है ना। आपने एक एग्जांपल लिया गया है ये सिर्फ, यहाँ कंबशन होगा। कंबशन अगर होगा तो होने से क्या होगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। अब इसको बॉम्ब क्यों बोला जाता है, ये जो हार्ड स्टील का बना हुआ है इसको बोलते हैं बॉम्ब। जैसे बॉम्ब होता है, बॉम्ब बॉम्ब क्यों होता है, क्योंकि उस पर बड़ा प्रेशर के साथ में बनाया जाता है, उसके अंदर जो चीजें भरी हुई होती है वो, मतलब हमने तो पैक कर दी, अब जब उसमें आग लगेगी अंदर जाके वो फटेगा, मतलब अंदर उसमें रिएक्शन होगी, तो जो एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, तो वो बंद है ना पूरा, तो प्रेशर है, तो एकदम से जब वो प्रेशर को ब्रेक करके बाहर निकलता है तो आवाज भी आती है और एक्सप्लोजन होता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हमने इसको बंद कर रखा है पूरा, लेकिन ये फटेगा नहीं, है ना। यहाँ पर हार्ड स्टील हमने, ये पूरा बॉम्ब है, ये बॉम्ब के अंदर जो वॉल्स हैं इसकी, ये वॉल हार्ड स्टील की बनी हुई है, और इसको बोला जाता है पूरे को बॉम्ब, ठीक है। और आसपास इसमें क्या फिल कर रखा है हमने, वाटर, और वाटर इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में यहाँ पर सराउंडिंग है। ये वाटर बाथ, पूरे कंटेनर को ऐसे बोला जाता है, और यहाँ पर क्या है, थर्मामीटर, और ये इसको पूरा मतलब मिक्स करने के लिए बार बार स्टीरियर काम में लिया हुआ है। तो होगा क्या, यहाँ पर कंबशन होगा, कंबशन से एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो ये एनर्जी, ये वोल एडियाबेटिक तो है नहीं, एनर्जी रिलीज होगी, ये एनर्जी रिलीज होने के बाद में होगा क्या, जैसे एनर्जी रिलीज होगी तो ये चीजें यहाँ से, जैसे एनर्जी रिलीज होगी तो इसमें से तो एनर्जी रिलीज हुई, और जो बाहर सराउंडिंग है, ये तो सिस्टम हो गया हमारा, और ये बाहर क्या हो गया, सराउंडिंग। तो सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा और सराउंडिंग क्या करेगा, उसको गेन करेगा। अब सराउंडिंग अगर गेन करेगा, तो अगर यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई होगी तो सराउंडिंग गेन करेगा, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें थर्मामीटर में रीडिंग नोट हो जाएगी कि कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो भी टेम्परेचर बढ़े, डेल्टा टी वगैरह जो भी बढ़ना होगा वो बढ़ जाएगा, मानते हो। अब यहाँ पर जब हमने कंबशन कराया, तो जो रिएक्शन हुई, उससे जो एक्सप्लोजन हुआ, उससे जो एनर्जी रिलीज हुई, वो किस किस ने ली, एक तो इस वॉल स्टील ने ली होगी ना, और साथ में इस पूरे वाटर ने लिया होगा। तो यहाँ पर यही कंसेप्ट बनेगा, कैसे कि टोटल हीट जो है, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, जो हीट लॉस किया जा रहा है वो कोई ना कोई गेन कर रहा है। तो अब लॉस क्यों हो रही है, तो हमने देखा कि यहाँ पर हम कंबशन करा रहे हैं, तो बेसिकली क्यों यहाँ पर कौन सा हो गया, कंबशन का, तो इसने तो लॉस्ट कर दिया अपना हीट, और गेन किसने किया, बाहर गेन किया गया। अब लॉस की हुई हीट को हम आगे क्या लगा देंगे, माइनस। तो अब कितना इसने गेन किया होगा, तो उसको हम देखते हैं, तो हम देखते हैं एक तो वाटर को, तो वाटर के लिए हीट कैपेसिटी रहा होगा कुछ ना कुछ सी, तो ये हो गया सी ऑफ H2O लिक्विड, ठीक है ना, इनटू डेल्टा टी प्लस, साथ में इस पूरा जो स्टील का बना हुआ है, ये जो बॉम्ब बना हुआ है, इसके लिए भी कुछ ना कुछ हीट कैपेसिटी होगी इनटू डेल्टा टी, मानते हो। अब इन दोनों को हम म्यूचुअली देखें और इन दोनों को ऐड कर दें, तो डेल्टा टी कॉमन लेने के बाद में हमारे पास CH2O लिक्विड प्लस सी, ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, इस पूरे सिस्टम का हीट कैपेसिटी बन जाएगा, या इस पूरे कैलोरीमीटर का क्या बन जाएगा, हीट कैपेसिटी। और यहां पर ये किसके इक्वल आ रहा है, क्यू ऑफ कंबशन के, तो क्यू कंबशन इक्वल टू क्या हो गया, माइनस सी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब इतना काम इधर का तो क्लियर हो गया, ये हमें पता होगा, और डेल्टा टी हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, सी इंटू डेल्टा टी। अब कंबशन जो हो रहा है वो अंदर किसी ना किसी सब्सटेंस का हो रहा होगा, और कंबशन की एंथैल्पी हमने डिफाइन करी थी, अभी कितने के लिए डिफाइंड होती है, एक मोल के लिए। तो एक मोल रिएक्टेंट जब एक्सेस अमाउंट ऑफ O2 में अपने स्टेबल प्रोडक्ट्स बनाता है कंबशन के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। तो कितने के डिफाइंड होता है वो, एक मोल के लिए। अब यहां पर जो हीट एक्सचेंज होगा, तो बताइए यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या,
है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो हीट एक्सचेंज हो रहा होगा वो कौन सा हो गया हमारे पास में, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एक्सचेंज। उसको किससे शो कर सकते हैं, डेल्टा यू से। उसको किससे शो करेंगे, डेल्टा यू से। तो वो डेल्टा यू क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये बात समझ में आ रही है, डेल्टा यू। और ये डेल्टा यू कितने के लिए डिफाइंड होगा, एक मोल के लिए। डेल्टा यू किसके इक्वल है, कंबशन के एंथैल्पी के। और कंबशन को हम डिफाइन करते हैं जब तो ओवरऑल एक मोल के लिए होता है। अब हमें पता नहीं है कितने मोल लिए हमने, हमने सपोज एन मोल लिए होंगे, तो हम इसको क्या कर देंगे, एन इंटू डेल्टा यू। समझ आ रही है बात, बोलो बोलो। तो एन इंटू डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो गया, ओवरऑल माइनस का सी ऑफ जो भी हमारे पास कैलोरीमीटर है वो, इंटू डेल्टा टी। तो ओवरऑल डेल्टा यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो आ गई माइनस का सी ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर अपॉन एन इंटू का डेल्टा टी। ठीक है, बोल बोलो। अब सपोज आपको ये तो आपने डेल्टा यू कैलकुलेट कर लिया, अब आपसे बोले कि नहीं हमें तो क्या चाहिए, एंथैल्पी चेंज चाहिए। तो एंथैल्पी चेंज के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। तो हम यहाँ पर डेल्टा यू की वैल्यू पुट कर देंगे और डेल्टा एच भी निकाल देंगे। तुम्हारी बात, बोल बोलो। तो बाउम कैलोरीमीटर के अंदर क्या प्रोसेस होता है, उसके अंदर एक हार्ड स्टील की वॉल का एक बॉम्ब बनाया जाता है, उसके अंदर रिएक्शन मिक्सचर को रखा जाता है, इसको इग्नाइट किया जाता है। जैसे ही जलेगा तो जलने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म करेगा और साथ में कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। वो एनर्जी जो रिलीज होगी वो कौन कौन गेन करेंगे, बाहर की सराउंडिंग गेन करेगी। तो इस वॉल्स गेन करेगी, साथ में ये वाटर जो है वो गेन करेगा। तो इसकी दी हुई हीट इन दोनों ने क्या करी, एब्जॉर्ब करी। तो हमने उस दोनों कंसेप्ट को यूज कर लिया एनर्जी कंजर्वेशन वाला लगा करके, और यहाँ क्यू कंबशन इक्वल टू ये निकल करके आ गया। अब क्यू कंबशन हुआ किसका है, अंदर रखे गए मिक्सचर का। तो इस मिक्सचर के रेस्पेक्ट में हीट एक्सचेंज देखा जाए, या हम थर्मो वन की बात करें, तो हीट एक्सचेंज जो हुआ होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, तो वही हीट एक्सचेंज किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा यू। अब डेल्टा यू हमारे लिए एक मोल के लिए डिफाइंड होगी, तो हम ओवरऑल उसको देखें तो कितने मोल हमने काम में लिए हमें नहीं पता, तो हमने कर दिया एन इंटू डेल्टा यू इक्वल टू माइनस का सी ऑफ कैलोरीमीटर इंटू डेल्टा। ठीक है, फिर आपसे अगर वो डेल्टा एच पूछे तो डेल्टा एच भी निकाल दो, है ना, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी का यूज करके। समझ में आई बात। अब कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर हमें नहीं देखना, क्योंकि हमें ये वाला देख लिया, तो उसके बाद में हम डेल्टा एच का वैल्यू वैसे निकाल। ठीक है, बोलो बोलो। अब यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर भी अगर होता ना, तो वहां पर जो हीट एक्सचेंज होगा, तो वहां वो जो हीट एक्सचेंज होगा वो क्यूपी के इक्वल हो जाएगा। तो क्यूपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच। समझ रहे हो, बोलो बोलो। और एक पॉइंट और है, अब यहाँ तो हमने एनर्जी रिलीज करवाया, कहीं पर एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। तो जब इसका एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो ओवरऑल यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज तो वहां भी देखने को मिलेगा। तो उस केस में सराउंडिंग से हीट ले ली जाएगी, और जो रिएक्शन मिक्सचर है वो हीट को गेन कर लेगा। बात समझ आ रही है, यही बात है भाई। यहाँ तो हमने कंबशन कराया, भाई रिएक्शन तो ऐसी भी होती है ना जहां पर एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में इस बाहर वाले का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा सराउंडिंग का, तो कूलिंग हो जाएगी, वाटर का टेम्परेचर कम हो जाएगा। और इस केस में जब एनर्जी रिलीज होगी तो उस केस में उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो सब चीजें सिंपल है ना। इसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे वो टफ बन सकते हैं। तो लिखो इसमें, इसको थोड़ा और फॉर्मल वे में लिख देता हूं मैं। बनाओ उसको।
देखो जो डेल्टा यू होगा ये है कंबशन का एंथैल्पी, है ना। तो हमें यहाँ पर जो डेल्टा यू डिफाइन कर रखा था हमने, यहाँ डेल्टा यू डिफाइन कर रखा है, तो एक मोल के लिए निकलेगी वो चीज। तो अब हमने नहीं पता है इसके कितने मोल लिए, हमने उसको क्या कर दिया n इंटू डेल्टा यू। ओवरऑल वो n मोल्स के अकॉर्डिंग इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गया या हीट एक्सचेंज हो गया। वो वैल्यू हमने किसके इक्वल कर दी, जो बाहर हीट ली गई है उसकी। नहीं नहीं, जो लिए गए हैं, जिसका कंबशन हो रहा है ना, जो कंबशन हो रहा है उसके मोल्स हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा नोटेशन लिख देना किसके क्या क्या है। n है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, c सिस्टम है हीट कैपेसिटी, कैसे लिखें इसको, यहाँ इधर बाहर कहीं और लिख देना, ठीक है। सी सिस्टम, सी सिस्टम क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, वाटर बाथ प्लस ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट जो भी है इसके सबकी हीट कैपेसिटी को कंबाइन करके ज्यादा वो बोल सकता है आपसे कि हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर। अगर वो ऐसे बोले इसका मतलब उसने सी सिस्टम दे रखा है ना। इसके बाद में आप ये भी लिख देना किसी भी फॉर द रिएक्शन, क्वेश्चन भी करेंगे। एक क्वेश्चन लिख लो, 12.8 ग्राम नेफ्थलीन, नोट कर लेना। 12.8 ग्राम नेफ्थलीन सॉलिड, 12.8 ग्राम नेफ्थलीन सॉलिड was burned in bomb calorimeter, was burned in bomb calorimeter at 300 Kelvin, at 300 Kelvin, causing temperature to rise, causing temperature to rise by 2 degrees centigrade, causing temperature to rise by 2 degrees centigrade, full stop.
if heat capacity of calorimeter if heat capacity of calorimeter and its contents is 2500 calorie 2500 calorie per Kelvin 2500 calorie per Kelvin. Find delta H naught combustion of naphthalene solid. And its contents कितना आया बताओ? And its contents is 2500 calorie per Kelvin. Find delta H naught combustion of naphthalene. चलो करके लाना, ठीक है? हीट कैपेसिटी दे रखा है, उसकी मदद से आप पहले एंथैल्पी चेंज, पहले क्यू निकाल दें, उसके बाद रिएक्शन लिखें, बैलेंस करें,